प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 के बच्चे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन इकाई 2 का और पार्ट नंबर 2 है। ये अध्याय 2 का है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में महत्वपूर्ण संसाधन जो मृदा संसाधन था, अर्थात भूमि संसाधन जिसे कहते हैं, भूमि संसाधन के अंतर्गत जो मृदा संसाधन था, इसका वीडियो हमने पिछले वीडियो में इसके विषय में बता चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे जल संसाधन। क्या पढ़ाएंगे? जल संसाधन। जल संसाधन क्या होता है? देखिए, जल संसाधन में आप लोग ये देखेंगे कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल ही से पूरे प्राणी लोग जल ही पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी जल पर ही आश्रित होती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जल संसाधन एक प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जल की मात्रा सदैव समान रहती है, अर्थात जल का स्तर जितना है उतना ही बरकरार रहता है। ये घटता बढ़ता नहीं है, केवल इसके रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। रूप में परिवर्तन क्या है? पृथ्वी जल के जो है 3 रूप होते हैं: ठोस अर्थात बर्फ, द्रव अर्थात जल, गैस अर्थात वाष्प। अर्थात इसके 3 रूप, इसके 3 भाग हैं, 3 रूप हैं। ठोस अर्थात बर्फ कहेंगे, सीधे सीधे आपको ये बता दें, बर्फ, वाष्प और जल, ये 3 हैं। इन तीनों यानी पृथ्वी के कुल जल का अगर लगभग देखा जाए, जो कुल जल है उस जल का 97% भाग 97% भाग क्या है? महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महासागर। 97 यानी 30% भाग अगर देखा जाए तो अन्य जगहों अर्थात नदियों में, तालाबों में, झीलों में, कुओं में, चाहे भूमि के सतहों पर, ये सब आपको 3% संसाधन अन्य जगह पाया जाता है। बाकी जो है 97% भाग महासागर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देखेंगे जो 3% भाग हैं, इसी का हम उपयोग कर सकते हैं, चाहे सिंचाई के रूप में करें, चाहे पीने के रूप में करें, चाहे स्नान करने के रूप में करें। अब आपका अगला टॉपिक है जल चक्र। जल चक्र क्या है? जल चक्र आप लोग देखते हैं महासागरों, नदियों, झीलों और तालाबों में जो भी जल के स्रोत हैं, उन जलों से उनके जल जो है सूर्य के कारण या तापमान के उपस्थिति में वाष्प बनकर उड़ते रहते हैं। जब वाष्प बनकर ऊपर उड़कर जाते हैं तो बादल का निर्माण करते हैं। बादल का निर्माण करने के बाद बादल जो है फिर अधिक सघन होने के कारण वर्षा करता है। जब वर्षा करते हैं तो वही जल पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पुनः पृथ्वी पर वापस आने का कारण ये है, यानी पहाड़ों पर अगर वही जल की वर्षा होती है तो नदियों के या झरनों के या अन्य भागों के यानी अन्य जल स्रोतों के माध्यम से आते हुए वह सागर में फिर या नदी में या सागर में या झील में चली जाती है। इस प्रकार जल चक्र में आप लोग देखेंगे यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। पहले जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है, फिर वही सघन होकर बादल बनते हैं, फिर बादल वही बारिश करते हैं, वही जल पृथ्वी पर आता है, फिर नदी, झील और तालाबों में पहुंच जाता है और सागरों में पहुंचता है, फिर वही वाष्पित होकर फिर बादल बनाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं।
अब आता है अगला, भारत में जल संसाधनों का वितरण। भारत में जल संसाधनों का वितरण। भारत में आप लोग देखेंगे कि जल संसाधनों का क्या वितरण है, अर्थात ये जल साधन किस किस रूप में मिलते हैं। हमारे देश में अगर जैसे कहने का अर्थ है कि कहाँ पर जल की उपस्थिति अधिक होती है, कहाँ जल की उपस्थिति कम होती है। तो ये देखते हैं कि जिस क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है, जिस क्षेत्रों में बारिश अधिक होगी तो क्या होगा, वहाँ जल की मात्रा अधिक होती है, और जिस क्षेत्रों में बारिश कम होती है तो वहाँ जल जो है कम मिलता है। यानी इस प्रकार हम वहाँ जल साधनों का वितरण अलग अलग प्रकार से होता है। जहाँ जल अधिक होती है वहाँ तो सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, वहाँ कृषि कार्य भी अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जा सकता है, वहाँ पीने के लिए योग्य पानी भी मिलता है। और जहाँ शुष्क प्रदेश हैं, जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ जल मिलता ही नहीं है, वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं या नदियों द्वारा नहरें निकालकर वहाँ पानी ले जाया जाता है या अन्य साधनों से वहाँ तक पानी को पहुँचाया जाता है। इस प्रकार आप लोग ये देखेंगे कि जल प्रत्येक दिन या जल के लिए संकट पैदा होता रहता है, और संकट से निवारण के लिए हम नए नए तकनीकों का, नए नए प्रयोग से उसके जल के संकट का निवारण करते हैं। जैसे अगर सिंचाई के लिए हो तो नदी से नहर बनाते हैं, पीने के लिए हो तो भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल संसाधन यानी जल के संसाधन का वितरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जल संसाधनों का वितरण हम करते हैं, यानी नदियों पर बांध बनाकर जल से रोका जाता है। बड़े बड़े झीलों और जलाशयों को बनाते हैं जिससे जल इकट्ठा करते हैं, और जिस शुष्क प्रदेशों में उस जल के उपयोग में उसको लाते हैं। यहाँ तक कि नदियों से नहरें निकालकर उसको अन्य स्थानों पर पहुँचाया जाता है, कुओं द्वारा, यानी ऐसे अन्य तालाबों द्वारा, झीलों द्वारा। झीलों में इन जल को इकट्ठा करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अब आता है जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। अगर पृथ्वी पर जल की देखा जाए तो वृद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि जल को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ये हम पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि जो जल चक्र के माध्यम से हम आपको ये सब बातें बता दी हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर जब जल को नहीं बढ़ाया जा सकता तो उसके जल को बचाने के हमारे क्या क्या उपाय हैं उसको हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। यानी जल को बचाने के सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है नदियों पर बांध बनाना। नदियों पर बांध बनाना कैसे रोका जा सकता है? नदियों पर बांध को बनाकर हम
यानी बहते हुए जल को या अनर्गल जल को बचाया जा सकता है। दूसरा क्या है, यानी प्रदूषित जल को स्वच्छ रखना, यानी पहले ये लिखा है जल प्रदूषण को रोकना। यानी जल प्रदूषित ना हो, अर्थात जल हमारा स्वच्छ बना रहे, इस प्रकार उसे प्रदूषित ना होने दें, इस प्रकार उसको जल को प्रदूषित होने से बचाना हमारा दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है। क्योंकि इसको कैसे रोकते हैं, मान लो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के जो गंदे जल हैं वो नालियों द्वारा नदियों में झीलों में चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और उसका पानी पीने से लोग बहुत से बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जल को प्रदूषित होने से बचाना है। तीसरा हमारा है वर्षा के जल को सुरक्षित करना, संरक्षित करना। ये वर्षा के जल यानी जब बारिश होती है वह जल बह करके देखते हैं अपने किसी नाले या किसी स्रोतों द्वारा नदियों में या नदियों से समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इसलिए जगह जगह पर गड्ढे बनाकर उस वर्षा के जल को या नालियों के माध्यम से उसमें लाकर एकत्रित किया जाए और फिर उस जल को सिंचाई के कार्य में या पीने के कार्य में लाया जाए। इस प्रकार वर्षा के जल को संरक्षित करना परम आवश्यक है। अब आपका चौथा है नदियों से नहरों को निकालना। नदियों से नहरों को निकालना यानी नदियों के जल को कई नहरें बना करके उन नहरों के माध्यम से उसके जल को यानी दूसरे क्षेत्र तक ले जाना, जिसे सिंचाई के कार्य में सिंचाई के उपयोग में लाया जा सके और भी बहुत से कामों में इसे लाया जा सकता है। इस प्रकार नदियों से नहरों को निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। पांचवा है गंदे जल को स्वच्छ करना। जो प्रदूषित जल है, चाहे नदी में हो, तालाब में या झील में हो, उसे हम स्वच्छ करें। प्रदूषित जल को स्वच्छ करें, उसे यानी दवा द्वारा या अन्य संसाधनों द्वारा उसको स्वच्छ किया जाए, जो पीने योग्य या सिंचाई के कार्य हो वो बन जाए, अर्थात जिसे पिया जा सके, जिसे सिंचाई का कार्य किया जा सके। छठवां आपका है जल के निरर्थक बहाव को रोकना। बहाव को रोकना। आप लोग जानते हैं जब बारिश होती है तो वर्षा का जल नदी और नाले के माध्यम से बह करके तो समुद्र में या नदियों में यानी अन्य स्रोतों के माध्यम से वो सागरों में पहुंच जाता है। तो उस वर्षा के जल को, जो व्यर्थ जल नदी और नाले के माध्यम से सागर में पहुंच जाते हैं, उसको रोका जाए,
और उसे रोकने के बाद उसे अपने उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार हम लोग जल के संकट से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस दूसरे पार्ट नंबर 2 अर्थात जल संसाधन में आप लोग क्या पढ़े हैं कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल चक्र क्या होता है और जल संरक्षण के क्या क्या उपाय होने चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सब बातें को जान चुके हैं। हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगले पार्ट का वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।